दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 9वीं कक्षा के विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें हम 9वीं कक्षा के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं और अध्याय 3 परमाणु एवं अणु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आइए 9वीं कक्षा के विज्ञान के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्यतः पदार्थ या द्रव्य की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस होती हैं। पदार्थ की इन अवस्थाओं के अभिलाक्षणिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी कम होती है। दूसरा है कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। तो इसमें कथन 1 आपका सही नहीं है, कथन 2 जो है आपका सही है। तो आप देखिए, आपसे पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन बी केवल 2। अगर इस प्रश्न की आप व्याख्या देखेंगे तो आप स्पष्ट कर पाएंगे कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों के संदर्भ में जो कथन 1 है वो गलत है, क्योंकि ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता कम नहीं बल्कि काफ़ी अधिक होती है। घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली एलपीजी या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, अस्पतालों में प्रयुक्त की जाने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर और वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला जो सीएनजी होता है, इसमें संपीड़ित गैसें भरी होती हैं। ठोस पदार्थ की संपीड्यता सबसे कम होती है। दूसरा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग या होमोजीनियस मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। और द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण दर अधिक होती है और ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है। जबकि ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, गैस के कणों में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा और द्रव के कणों में मध्यवर्ती होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता कम नहीं बल्कि काफ़ी अधिक होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बर्फ और उस पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बर्फ का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। दूसरा है कि बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान रहता है। और तीसरा है, बर्फ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों देखिए, इसमें केवल 2 सही है और इस आधार पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केवल 2 सही है। पहला कथन क्या कह रहा है दोस्तों? पहला कथन कह रहा है कि बर्फ का गलनांक 373 केल्विन होता है। तो ये गलत है, क्योंकि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है, न कि 373। जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और जल का क्वथनांक जो होता है वो 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ अथवा किसी ठोस को गर्म करने पर भी उसके पूर्णतः गलने तक की प्रक्रिया के दौरान उसका तापमान एक समान रहता है। और बर्फ अथवा ठोस के द्वारा इस दी गई ऊष्मा का उपयोग ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया में इसके कणों के बीच के आकर्षण बल को घटाने में किया जाता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि किए हुए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, इसलिए ये माना जाता है कि ये गलने के बाद प्राप्त जल अथवा द्रव में छुपी रहती है। उसे उस पदार्थ की संगलन गुप्त ऊष्मा या गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की गुप्त ऊष्मा के कारण ही जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। कथन 3 गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है बर्फ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ये सही नहीं है, क्योंकि कम होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तापमान का यसाई मात्रक कौन सा है? तो आप जानते हैं केल्विन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट, केल्विन और डिग्री सेल्सियस, दोस्तों ये तीनों ही तापमान के मात्रक हैं। इनमें से केल्विन जो है ये तापमान का यसाई मात्रक होता है।
0 डिग्री सेल्सियस 273.16 केल्विन के बराबर होता है, जिसे सुविधा के लिए 273 केल्विन ही माना जाता है। तापमान की माप केल्विन में केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में से 273 घटा दिया जाता है, जबकि सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 जोड़ देते हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस का मान 273 केल्विन होगा और 100 डिग्री का 100 + 273 यानी 373 केल्विन हो जाएगा। और पास्कल दोस्तों दाब का एसआई मात्रक होता है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फियर यानी 1 एटीएम होता है, जिसे सामान्य दाब कहा जाता है, और एटमॉस्फियर गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ऑप्शन है वाष्पीकरण, विसरण, ऊर्ध्वपातन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। दोस्तों आप जानते हैं कि कोई पदार्थ ठोस से द्रव फिर गैसीय अवस्था में बदलता है, लेकिन यदि कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता हो, तो इसे पदार्थ की गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर और अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया दर्शाने वाले सबसे सामान्य उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। शुष्क बर्फ या ड्राई आइस किसको कहा जाता है, आपको बताना है। तो आप जानते भी होंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, और 1 एटमॉस्फेयर दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, और यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों। वैज्ञानिकों ने पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के रूप में प्लाज्मा और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंसंडेंट को प्राप्त किया है। पदार्थ की इन दोनों अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियान बल्ब में प्लाज्मा होता है। दूसरा है कि सूर्य और तारों की चमक पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंसंडेंट के कारण होती है। तो इसमें एक सही है दोस्तों, 2 गलत है। तो इस आधार पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1। दोस्तों प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इस अवस्था में ये कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। और फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियान बल्ब में प्लाज्मा होता है, कथन एक सही है। नियान बल्ब में नियान गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या अन्य कोई गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत या आवेशित हो जाती है, जिससे ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। और गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। उच्च तापमान का कारण तारों में प्लाज्मा बनता है, कथन 2 गलत हो जाएगा। और दोस्तों भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी, जिनके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसको बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंसंडेंट कहा गया। अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, उल्फगैन कैटरले और कार्ल इवेमेन को बीईसी की अवस्था प्राप्त करने के लिए 2001 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन कहलाती है। वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह एक सतही परिघटना है, बिल्कुल सही है। इसकी दर तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है, ये भी सही है। और इससे ठंडक उत्पन्न होती है। तो 1, 2 और 3 ये तीनों ही कथन आपके सही हैं वाष्पीकरण के संबंध में। तो कौन सा ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2 और 3। दोस्तों वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, यानी यह सतह पर संपन्न होती है। दूसरा है कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित कारकों पर, जैसे सतही क्षेत्रफल, वायुमंडल की ओर खुला होना, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करता है। और वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित करते हैं, और इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषण के कारण शीतलता हो जाती है।
गर्मियों में शरीर से जब पसीना वाष्पीकृत होता है तो वाष्पीकरण के लिए द्रव के सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे में वाष्पीकरण की गुप्त या प्रसुप्त ऊष्मा जो लेटेंट हीट होती है उसके बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। अब आइए 9वीं कक्षा के अध्याय 2 पर चलते हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इस अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में आइए जान लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि टिंचर आयोडीन आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है, और दूसरा है वात युक्त यानी एरेटेड पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। दोस्तों आप देखिए तो आयोडीन और एल्कोहल के विलयन को टिंचर आयोडीन कहते हैं। इस विलयन का उपयोग रोगाणु रोधक के रूप में संक्रमण में बचाव के लिए चोट या कटे के पर किया जाता है, और वात युक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक आदि तरल विलयनों में गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। अगला प्रश्न है कोलायड विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आप देखिए पहला कथन क्या है। पहला कथन आपका है, आप देख सकते हैं कि यह विलयन समांगी होता है। कोलाइड कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। यह विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, या दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइड विलयन का उदाहरण है। तो इसमें यह विलयन होमोजीनियस या समांगी होता है, सही नहीं है, बल्कि 2, 3 और 4 हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2, 3 और 4 आपके सही उत्तर इसमें हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या में कि कोलाइड विलयन जो है विलयन तथा निलंबन से भिन्न होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जिसके आकार में जिसके कण बहुत छोटे होते हैं। ये कण प्रकाश को फैला नहीं पाते हैं। निलंबन एक विषमांगकारी मिश्रण होता है। इसके कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश को फैलाने में सक्षम होते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। इसके अलावा कोलाइड अथवा कोलाइड विलयन के कण विलयन में असमान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण ये विलयन समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में ये विलयन विषमांगी मिश्रण होता है। कथन एक गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि कोलाइड कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण को इन कणों द्वारा फैलाना टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए कथन 2 और 3 सही हैं। और दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइड विलयन का उदाहरण है जो कि टिंडल प्रभाव दर्शाता है, इसलिए कथन 4 सही है। तो 2, 3 और 4 कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों को फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। ये घटना किस प्रभाव का उदाहरण है? तो सही उत्तर है ये घटना टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों टिंडल प्रभाव के अन्य उदाहरण हम जंगलों में भी देख सकते हैं। जब घने जंगल के आच्छादन क्षेत्र से सूर्य की किरणें नीचे आती हैं तो जंगल के कोहरे में उपस्थित छोटे छोटे जल के कण कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का उदाहरण होता है। देखिए वाहनों से निकलने वाला धुआं, शेविंग क्रीम, पनीर और बादल। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कोलाइड के उदाहरण हैं। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं वाहनों से निकलने वाला धुआं, शेविंग क्रीम, पनीर और बादल, ये चारों ही दोस्तों कोलाइड्स के उदाहरण हैं। और देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 ये सभी सही हैं। अगर आप इन प्रश्नों को व्याख्या के रूप में देखें तो कोहरा, बादल, कुहासा, स्वचालित वाहन का निथार ये एरोसोल के प्रकार हैं। शेविंग क्रीम, फोम, रबर, स्पंज, प्यूमिस ये फोम के प्रकार हैं। दूध, फेस क्रीम, इमल्सन के। मैग्नीशिया मिल्क और कीचड़ सोल के। जेली, पनीर, मक्खन जेल के। और रंगीन पत्थर, दूधिया कांच ये ठोस सोल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। पहला है कि जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच, डेयरी या घर में क्रीम से मक्खन निकालना,
तीसरा है कपड़े धोने की मशीन में भीगे कपड़ों को सुखाना। उपर्युक्त प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रियाएं अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन विधि के माध्यम से संपन्न होती हैं, आपको बताना है। तो इसमें से कौन सी प्रक्रियाएं सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रण की विधि से उत्पन्न होती हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। 1, 2 और 3 ये तीनों ही प्रक्रियाएं अपकेंद्रण का उदाहरण हैं। दोस्तों, अपकेंद्रण विधि में वस्तुओं को तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, हल्के कण ऊपर आ जाते हैं और इस विधि से ही दूध से क्रीम को भी पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी क्रोमेटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है। पहला है डाई में से रंगों का पृथक करना। दूसरा है प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करना। रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करना। और चौथा है धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना। इनमें से कौन सा क्रोमेटोग्राफी का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, डाई से रंगों का पृथक करना, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट पृथक करना और रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करना, 1, 2 और 3 जो हैं ये आपके क्रोमेटोग्राफी के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी किसी मिश्रण से घटक के पृथक करने की विधि है और इस विधि को रंगों को पृथक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। और क्रोमेटोग्राफी धातु शोधन से संबंधित नहीं है। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने के लिए पृथक्करण कीप की विधि प्रयोग में लाई जाती है और इस विधि के सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन से क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग हैं, इसमें आपको बताना है। ऑप्शन है, देखिए, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना, नमक से कपूर को पृथक करना, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करना या वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना। तो इसमें से कौन से क्रिस्टलीकरण के उदाहरण हैं। तो देखिए दोस्तों, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना और अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करना, ये क्रिस्टलीकरण के उदाहरण हैं। केवल 1 और 3 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है और इस विधि से क्रिस्टल के रूप में ठोस पदार्थ को विलयन से पृथक कर लिया जाता है। दोस्तों, क्रिस्टलीकरण जो है इसके द्वारा समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध किया जाता है और अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक किया जाता है। और दोस्तों, आप देख लीजिए कि नमक से कपूर को पृथक करना, ये कौन सा, ये आपकी ऊर्ध्वपातन का प्रयोग होता है और वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग होता है। तो प्रभाजी आसवन विधि से वायु से गैसों को पृथक किया जाता है और पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटक पृथक करने में भी प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। मोमबत्ती के जलने में दोस्तों भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। ए और बी दोनों सही हैं। आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोम का जलना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब आइए देखते हैं दोस्तों अध्याय 3 परमाणु एवं अणु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला है कि द्रव्यमान संरक्षण तथा स्थिर अनुपात के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एंटोनी एल लेवाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट का संबंध रासायनिक संयोजन के इन नियमों से है। दूसरा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश होता है। और तीसरा है, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो सही उत्तर 1, 2 और 3 ये तीनों ही कथन आपके सही हैं द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियम के लिए।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि एंटोनी एल लेवाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट दोनों ही रासायनिक संयोजन के इन नियमों से संबंधित हैं और बहुत से प्रायोगिक कार्यों के बाद इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम दिया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में लेवाइजिए ने बताया कि द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है, और स्थिर अनुपात के नियम के संदर्भ में प्राउस्ट ने बताया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं और इस नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? महर्षि कणाद, जॉन डाल्टन, डेमोक्रिटस या लिथुपिसस? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन। सन 1808 में दोस्तों जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। लगभग पूरी 19वीं शताब्दी तक यही माना जाता रहा, लेकिन 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में वैज्ञानिकों ने ये प्रमाणित किया कि परमाणु भी विभाज्य है और इसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। लेकिन एक परमाणु सिद्धांत का जो प्रारूप है, परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता जॉन डाल्टन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन आपको दिए गए हैं, इन पर विचार करना है आपको। देखिए, पहला कथन है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC वर्तमान में रासायनिक तत्वों के नाम को स्वीकृति प्रदान करती है। सही है। इसके अलावा दोस्तों कार्बन के समस्थानिक या आइसोटोप C12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना गया है और अवोगाद्रो स्थिरांक अथवा अवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 गुणे 10⁻³ होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला और दूसरा आपका सही है, 3 आपका सही नहीं है। 3 क्यों नहीं सही है? क्योंकि अवोगाद्रो ये 33 नहीं बल्कि 23 होता है, 10⁻23। तो आप देख सकते हैं 1 और 2 आपके सही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 और 2 सही हैं। दोस्तों वर्तमान में IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री रासायनिक तत्वों के नामों को स्वीकृति देता है, इसलिए कथन 1 सही है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षरों से बना होता है और किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर से और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर या स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई C12 यानी कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप में स्वीकार किया गया और कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया जाता है। C12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। और अवोगाद्रो स्थिरांक का मान 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। कथन 3 गलत है क्योंकि वहाँ 10⁻33 लिखा गया है। दोस्तों यह किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों, परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या को बताता है जो कि निश्चित होती है और इस स्थिरांक को NO से निरूपित किया जाता है। इसका नाम इतालवी वैज्ञानिक एमिडियो अवोगाद्रो के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं आप। अगले प्रश्न पर आइए दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये जो अवोगाद्रो संख्या है, यहीं तक ये जो हमारा आज का अध्याय था यहीं पे समाप्त हो जाता है। अवोगाद्रो संख्या के बारे में कहा गया है कि अवोगाद्रो स्थिरांक अथवा अवोगाद्रो संख्या का मान 6.22 × 10⁻33 होता है, वो आपका गलत है। यहाँ पर सही है कि अवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 × 10⁻23 होता है। तो ये था आज का वीडियो और इसमें दोस्तों आपने 9वीं कक्षा के विज्ञान से संबंधित जो हैं 3 अध्याय, हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और परमाणु की संरचना से जो हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके अलावा
आपने परमाणु और अणु जो तीसरा अध्याय था इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस, यूपीएससी इनके सामान्य अध्ययन के सामान्य विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।